दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आज हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। सुबह के 7 बजे हैं प्यारे साथियों, 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग 30 से 40 मिनट का टाइम देना है, आपको 30 से 40 मिनट का टाइम देना है और इस 30 से 40 मिनट में 37 नंबर को अर्जित कर लेना है। तो प्यारे साथियों एक बार सभी लोग सब काम छोड़ के हमारे साथ बने रहिए। 30 से 40 मिनट का टाइम दीजिए दोस्तों, यकीन मानिए कहीं ना कहीं इससे आपका फ़ायदा होने वाला है। जो दोस्त ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, तो प्यारे साथियों आपके सामने एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। देखिए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त से एग्ज़ाम होगा और ये 5 दिन का दौर रहेगा एग्ज़ाम का। अब पता नहीं किस दिन आपका डेट एग्ज़ाम का डेट पड़ जाएगा, तो आप लोग एकदम अभी से तैयारी बना लीजिए दोस्तों। हम दोस्तों इस चैनल पर यूपी पुलिस के लिए मैथ का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, तो बीच में हम छोड़ दिए थे, कुछ कारण था। तो कल से दोस्तों हम उसका भी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। यहाँ पर दोस्त हम सामान्य हिंदी की बात कर रहे होंगे और सामान्य हिंदी से आपके पेपर में 37 के 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। 37 नंबर अगर लाना है दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे आपका उत्तर क्या है। देखिएगा क्या बोला गया है इस प्रश्न में। निम्न में अल्प प्रण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्रण व्यंजन कौन सा है? प्यारे साथियों अल्प प्रण बताना है तो देखिए 5 वर्ग होते हैं। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? कुल 25 होते हैं। इसको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क चट तप। ऐसे ट्रिक है इसका, क चट तप। ये इसमें 5-5 हर एक में 5-5 वर्ण इसमें आते रहते हैं, यानी कुल 25 वर्ण होते हैं जिसे हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है उसको हम अल्प प्रण बोलते हैं और दूसरा और चौथे वाले को महाप्रण के नाम से जाना जाता है। आपसे क्या पूछा है? अल्प प्रण बताइए। देखिए क के बाद ख आता है, क के बाद ख आएगा, क ख, तो ख क्या हो जाएगा बताइए? ख क्या हो जाएगा? ये अल्प प्रण है, पहला अल्प प्रण, उसके महाप्रण। तो महाप्रण हो गया, महाप्रण हो गया प्यारे साथियों, ठीक है। ख क्या है? महाप्रण है। ग क्या है? क ख ग यहाँ पर आएगा, अल्प प्रण महाप्रण है, इसके बाद अल्प प्रण है, तो ग क्या हो जाएगा? अल्प प्रण हो जाएगा। ग क्या होगा दोस्तों? अल्प प्रण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ग। याद रखेंगे। देखिए हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्रण होता है, ठीक। दूसरा और चौथा ये महाप्रण होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला गया है भैया? यहाँ पर बोला गया है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का प्यारे साथियों सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताएंगे, आप लोग भी बताएंगे दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे साथियों दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक क में हलंत होता है प्लस अंबर। क्या होता है? अंबर। दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ये होता है दिगंबर का सही संधि विच्छेद। अब आप चेक कर लीजिए किस विकल्प में मिल रहा है। तो ये मिल किस में रहा है प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोई समस्या हो तो तुरंत आप लोग हमारे ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
ये कौन सी संधि है प्यारे साथियों? दिगंबर में कौन सी संधि है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। दिगंबर में कौन सी संधि है? तो याद रखेंगे व्यंजन संधि होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न प्यारे साथी आपकी स्क्रीन पर है, आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग क्या है, यह आपको बताना है। आगमन में उपसर्ग क्या है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगा होता है। उपसर्ग हमेशा पहले लगा होता है। उपसर्ग हमेशा पहले लगा होता है। तो यहाँ पर आगमन लिखा गया है दोस्त, देख लीजिए यहाँ पर आगमन इस प्रकार से लिखा गया है, आगमन। ठीक है, आगमन इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए आ को हटाइएगा तो क्या बनेगा? गमन। आ लगा दिए तो क्या हो गया? आगमन। तो आ क्या हो जाएगा यहाँ पर प्यारे साथी? आ क्या हो जाएगा? तो आ हो जाएगा यहाँ पर उपसर्ग। तो आगमन में क्या उपसर्ग है? तो आगमन में दोस्तों आ उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है आप जानते हैं। आपके जीवन का अभी लक्ष्य क्या है? वर्दी लेना, माता पिता का जो मान सम्मान है उसको बचाना, उनका सिर ऊंचा करना। दोस्तों तो ये जो अवसर आया है आप लोग गंवाएं ना, बिल्कुल आराम से तैयारी करिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखेंगे भैया आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दवा किस भाषा का शब्द है? प्यारे दोस्तों ये जो दवा है, दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा किस भाषा का शब्द है प्यारे दोस्तों? दवा जो है यह फारसी भाषा का शब्द होता है। तो दवा के कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दवा किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे दवा जो है प्यारे दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अच्छा जरा बताएंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कबूतर, कबूतर, कबूतर। चलिए बताइए कबूतर किस भाषा का शब्द है? खरगोश, खरगोश किस भाषा का शब्द है? और यही हम गुलाब लिखें, गुलाब, गुलाब किस भाषा का शब्द है? ये भी बताइए, ये तीनों बताइए दोस्तों किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तीनों कबूतर, खरगोश, गुलाब ये किस भाषा का शब्द है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 5 ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 आ गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रंगीन शब्द क्या है? ये जो लाल रंग से रंगा गया है अपशब्द, ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे या फिर अव्यय बोला जाएगा? बताएंगे क्या बोला जाएगा? अपशब्द को क्या बोला जाएगा दोस्तों? तो अपशब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपशब्द प्यारे साथियों यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा अपशब्द? तो अपशब्द क्या है? संज्ञा है। अपशब्द क्या है दोस्तों? संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो हम जानेंगे कि जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, वह आप तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है, आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दोस्तों कंजूसी मत करिए, लाइक करने में क्या जाता है? ठीक है, लाइक करने में क्या जाता है? ये एक बार लाइक करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा लगता है तो लाइक करिए। ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों, बस हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है भैया? धीरे धीरे चल रहा है। तो रंगीन शब्द को पहचानिए। जो धीरे धीरे शब्द लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? देखिए वह चल रहा है, कैसा चल रहा है? धीरे धीरे, यानी वो चलने का काम, वह क्या कर रहा है? चलने का काम कर रहा है। और वो कैसे चल रहा है? तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। तो उसकी क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्रिया विशेषण है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक हम वाक्य लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ देखिएगा। चलिए, एक हम वाक्य लिखते हैं, वह बहुत बहुत कमज़ोर है। वह बहुत कमज़ोर है। वह बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पर बताइए बहुत क्या है? जो बहुत है, ये बहुत शब्द जो लिखा हुआ है ये क्या है? आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स चल रहा है आपके लिए, तो बताएंगे बहुत क्या चीज़ है, बहुत क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए दोस्तों बहुत क्या है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है प्यारे दोस्तों। धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो धूसर का पर्यायवाची होता है बेसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसर होता है धूसर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। गजवदन किसका पर्यायवाची होता है? तो दोस्तों ये गणेश का पर्यायवाची होता है। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? गजवदन। ठीक है, गजवदन गणेश का पर्यायवाची होता है। अब यहाँ पर देखिए सदन भी यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, सदन। तो सदन किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? सदन होता है घर का पर्यायवाची। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, एक और शब्द आपके सामने पहला जो लिखा हुआ है खनक। खनक किसका पर्यायवाची होता है? खनक जो है यह चोर का पर्यायवाची होता है, चोर का। ठीक है, खनक किसका पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों? तो खनक जो है यह चोर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8। जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है। जीने की इच्छा, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? जीने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिजीविषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार दोस्तों बताएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में एक टाइप करेंगे। कोई दिक्कत है तो एक टाइप करेंगे। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में 2 टाइप करेंगे। जल्दी से आप लोग टाइप करिए। अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग 1 टाइप करेंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग 2 टाइप करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ पहला ही ऑप्शन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिजीविषा। ठीक है, जीने की इच्छा एक शब्द में जिजीविषा बोलते हैं। अब ये जो जिज्ञासु शब्द लिखा हुआ, जिज्ञासु एक शब्द है। जिज्ञासु एक किसका एक शब्द है? जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने वाला। ठीक है, उसको जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और यहाँ पर है जिगीसु। जिगीसु, जिगीसु यहाँ पर देखिए जिगीसु है, यहाँ पर जिगीसु। तो जिगीसु किसका एक शब्द है? जिगीसु किसका एक शब्द है? इच्छा रखने वाले को जिगीसु बोलते हैं। इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो जिगीसु बोलते हैं। पिपासु एक शब्द है किसका? पिपासु एक शब्द किसका है दोस्तों? देखिए पिपासु एक शब्द किसका है? तो जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं। ठीक, जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? पिपासु बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए भैया, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का क्या करना है दोस्तों? तो भिन्नार्थक शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। कौन सा इसमें भिन्न है? कौन सा शब्द इसमें भिन्न है? देखिएगा यहाँ पर जरा ध्यान से गौर से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पावक हो गया, पावक अनल
क्लिशाणु है, ये सब अग्नि का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। लेकिन अनिल प्यारे साथियों, अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यही जो है इसमें भिन्न है, तो भिन्नार्थक क्या हो जाएगा, अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची होता है, वायु यानी हवा का। ठीक है, बाकी तीनों पावक, अनल, क्लिशाणु ये किसके होते हैं, अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपके सामने है 10। प्रश्न नंबर 10 है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। ऐसा शब्द बताना है जो लगे कि समूह से संबंधित है, एक समूह है। तो पुरुष, अगर हम पुरुष की बात करें, पुरुष से पता चल रहा है समूह की बात हो रही है, नहीं। स्त्री से भी नहीं पता चल रहा है, मनुष्य से भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, भीड़, भीड़ एक लोगों की भीड़ होती है क्या, भीड़ में क्या एक लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तभी तो उसको भीड़ बोलते हैं। कहीं मान लीजिए खूब ज़्यादा कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, कई लोग हैं, ठीक, कई लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप भीड़ न बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, भीड़ बोलेंगे। ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इसका मतलब भीड़ है। यानी भीड़ का मतलब क्या, ये समूह की बात कर रहे हैं, इस समूह का बोध हो रहा है यहाँ से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भीड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल दोस्तों बहुत अच्छा यह निबंध है, जो कि कक्षा 12 में आपको मिल जाएगा। आप पढ़े होंगे कक्षा 12 में, अशोक के फूल बहुत ही बेहतरीन यह निबंध है दोस्तों, आप पढ़ेंगे बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो ये किसका निबंध है, कौन इसके लेखक हैं, इस निबंध के लेखक कौन हैं, आपसे पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस बात को याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ गए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य रचनाएं भी आप लोग यहाँ पर कम से कम 2 से 3 रचना कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कम से कम 3 रचनाएं टाइप करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होता है कि इससे लगता है कि हाँ आपने पढ़ा है, आपको चीज़ें याद हैं, ऐसा करने से। तो चलिए आप लोग टाइप करिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। निम्न में कौन मात्रिक छंद है। अगर दोस्तों हम छंद की बात करें तो छंद में यहाँ पर पूछा गया है कौन इसमें मात्रिक छंद है, बताएंगे जरा, मात्रिक छंद इसमें कौन सा है। मात्रिक छंद दोस्तों इसमें कौन सा है। तो दोस्तों इसमें मात्रिक छंद आपसे पूछा गया है, तो मात्रिक छंद देखिए, मात्रिक छंद में दोहा भी मात्रिक छंद है, चौपाई भी मात्रिक छंद है, रोला भी दोस्तों यहाँ पर मात्रिक छंद है। तो ये सभी के सभी ही क्या हैं, मात्रिक छंद हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये सभी क्या हैं दोस्तों, मात्रिक छंद हैं। ये सभी क्या हैं, मात्रिक छंद हैं। एक बार जरा आप लोग बताएंगे, चौपाई में, चौपाई के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के पहले और तीसरे चरण में छोड़िए दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में बताइए कितनी मात्राएं होती हैं। आप जरा अगर पढ़े हैं तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इस जो पंक्ति लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है आपसे पूछा गया है।
बताएंगे ज़रा, इसमें कौन सा अलंकार है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें अलंकार की बात करते हैं तो इसमें अलंकार है रूपक। कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों लेते हैं, और यहाँ पर 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी प्यारे दोस्तों वह हिंदी होगी और जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है बताएंगे ज़रा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगी और लिपि कैसी होगी? तो देवनागरी होगी। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343 में कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? बताएंगे। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है दोस्तों? तो प्यारे साथियों, यण जो संधि है वह किस संधि में आता है? तो स्वर संधि में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि। स्वर संधि कुल कितने होते हैं? 5 होते हैं। डीजी व्या, क्या होता है? डी जी व्या। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, डीजी व्या ऐसे आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ यहाँ पर आपसे पूछा है कि नहीं है। खग का अर्थ क्या नहीं है इसमें से? तो दोस्तों खग का अर्थ देखिए क्या क्या होता है, पहले यह जानिए। खग का मतलब बाण भी होता है, खग का मतलब पक्षी भी होता है, खग का मतलब प्यारे साथियों तारा भी होता है, लेकिन 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 खग का मतलब यहाँ पर आकाश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खग का अर्थ क्या नहीं है? आकाश नहीं है। बाण, पक्षी, तारा ये सभी होते हैं दोस्तों, लेकिन आकाश नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुट्ठी गरम करने का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी गरम करने का सही अर्थ क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। मुट्ठी गरम करना, इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जरा बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मुट्ठी गरम करने का मतलब क्या होता है? बहुत। मुट्ठी गरम करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुट्ठी गरम करने का मतलब होता है यहाँ पर घूस देना। क्या देना? तो घूस देना। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी बी पर लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, घूस देना होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। मुट्ठी गरम करना नहीं होता है जब कहीं आप जाते हैं, पुलिस चौकी पर जाते हैं, वहाँ भी जो घूसखोर पुलिस होते हैं, आप भी पुलिस बनेंगे, लेकिन आप ईमानदारी से काम करेंगे दोस्तों, घूसखोरी वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए, तो ईमानदारी दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। घूस लेकर कब तक जीवन बिताएंगे? ठीक है, मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? घूस देना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 18। प्रथम विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था दोस्तों?
आपसे पूछा गया है, ज़रा बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा यह भारत में ही हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? भारत में नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही है। ये कब से कब तक होता है, तो इसको भी आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लेंगे। 10 से 14 जनवरी तक, 10 से 14 जनवरी 1975 10 से 14 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। कहाँ पर होता है? भारत के नागपुर में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है दोस्तों? वर्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे बत्ती होता है। क्या होता है? बत्ती। वर्तिका क्या है? बत्ती का तत्सम रूप है, तो वर्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? बत्ती हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, और यहाँ पर क्या कहा गया है? कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा पद दोस्तों विकृत नहीं होता है, आपसे पूछा गया है। यानी कौन सा पद दोस्तों बदलता नहीं है? कैसे कैसे नहीं बदल सकता है? लिंग वचन, ठीक है, लिंग वचन पुरुष एक कारक आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, तो वह क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं? नहीं, संज्ञा नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय, अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे लिंग बदल दीजिए, चाहे वचन बदल दीजिए, चाहे पुरुष बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए दोस्तों, कारक कुछ भी बदल दीजिए, लेकिन अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय का विकृति नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अव्यय। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं? य र ल व होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं? देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? य र ल व, ये 4 जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है ऑप्शन में? व मिल रहा है, तो वह इसका उत्तर सही है। ठीक है, वह इसका उत्तर क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखिए। सूरसागर किस भाषा की रचना है? दोस्तों सूरसागर जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? सूरसागर ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है दोस्तों, ब्रज भाषा इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। सूरसागर को किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सूरसागर के लेखक कौन हैं? तो सूरदास जी ही हैं। ठीक, चलिएगा फटाफट दोस्तों आप लोग भी इसको नोट करते रहें। अगर नोट बना रहे हैं और नोट नहीं बना रहे कोई बात नहीं है, इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल रोजगार विद प्रमोद, आप लोग उसको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जो धन कमाते हों उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, वाक्य में प्रकार पहचानिए। वाक्य का प्रकार पहचानना है। जो धन कमाते हैं, जो धन कमाते हों उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये जो वाक्य लिखा हुआ गया है ये किस प्रकार का वाक्य है? ये जो वाक्य है दोस्तों ये इच्छावाचक वाक्य है जो हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इच्छावाचक। ठीक है, इच्छावाचक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अब यहाँ से दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर 24 से लेकर 28 तक आपको क्या है, यहाँ
पैराग्राफ वाले क्वेश्चन मिलेंगे, पैराग्राफ से संबंधित मिलेंगे। पहले आप इसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास का एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रख कर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब यहाँ पर एक पैसेज हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा। चलिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा है, आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्यों ऐसा शंकालु है दोस्तों? क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। विज्ञान की जो विध्वंस शक्ति है दोस्तों, उससे भयभीत है, इसलिए वह शंकालु है मानव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। हमारे विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। हमारे विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। जीवन का अपरिमित भौतिक विकास में, या जीवन का सर्वांगीण विकास में, जीवन का एकांगी विकास में, या गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन में। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? जीवन का अपरिमित भौतिक विकास में, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? जो मानव है वह जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो कैसे रोक सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को क्या करके? विकसित करके वह भस्मासुर बनने से रोक सकता है। किसको? जीवन को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि दोस्तों साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है ना, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना से क्या है? वह निर्वासित है दोस्तों, निकल गया है मनुष्य के अंदर से, इसलिए इसको हम लोग सर्वांगीण नहीं कह सकते हैं। मानव विकास को सर्वांगीण नहीं बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देखेंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये देखिए क्या कहा गया है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, या क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो या
उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। कौन सा इसका उत्तर सही होगा दोस्तों? ये तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। पैसेज में लिखा हुआ था दोस्तों, तो इसे आप लोग छांट के लिख सकते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का दोस्तों अस्थाई भाव पूछा गया है। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? सम या निर्वेद होता है। तो किस में है भैया? ऑप्शन नंबर सी में है, निर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रति किसका होता है बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रति किसका होता है, शोक किसका होता है, और विस्मय किसका होता है, या अस्थाई भाव? ये तीनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिएगा, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ठीक है, तो क्या बोला? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? यानी कौन सा शब्द ऐसा है जो अनेकों अर्थ वाले हैं दोस्तों? अनेकों अर्थ वाले कौन से शब्द हैं? तो यहाँ पर देखिए अंबर शब्द लिखा हुआ है। अंबर अनेकों अर्थ वाले होते हैं। ठीक है, अंबर के अर्थ दोस्तों बहुत सारे होते हैं। अंबर माने वस्त्र होता है, आकाश होता है, मेघ होता है, ये सब अर्थ अंबर के ही होते हैं। इसलिए अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अंबर। इसमें क्या अनेकार्थक शब्द है? अंबर। ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, और वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको बताना है। वसुंधरा किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो वसुंधरा किसका पर्यायवाची है बताएंगे जरा आप सभी लोग, आप सभी के सभी विद्यार्थी बताएंगे वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षिति हो जाएगा, क्षिति। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्षिति। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी भी होती है, अवनी भी होती है, उर्वी भी होती है दोस्तों, मेदिनी, इला, धरा, ये सभी क्या होते हैं? वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्षिति है, तो क्षिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कलाधर बताइए किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? कलाधर किसका पर्यायवाची शब्द है? कलाधर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्यारे दोस्तों कलाधर जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। कलाधर किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का। रत्नाकर किसका पर्यायवाची शब्द है? रत्नाकर बताएंगे। रत्नाकर किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? ये समुद्र का होता है। अब आप बताएंगे दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कमेंट बॉक्स में दिनकर बताइए किसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और प्रश्न नंबर 34 आपके स्क्रीन पर है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला दोस्तों ये किस प्रकार का शब्द है? गड़बड़ घोटाला ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये दोस्तों देशज है। देशज देसी भाषा की बोलते नहीं कहते हैं, बहुत गड़बड़ घोटाला हो गया।
यानी देशज शब्द है। यह कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। अब यहाँ पर सही काल वाला पहचानना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। इसमें किस काल में बात कर रहे हैं? ये किस काल का शब्द है दोस्तों? सॉरी, वाक्य है। ये किस काल का ये वाक्य है, बताएंगे। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ये किस काल की बात कर रहे हैं? किस काल का यह वाक्य है? ये किस काल का वाक्य है? तो ये दोस्तों ये हेतु मद भूतकाल की बात है। एक क्रिया के होने के पहले ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही उत्तर है। एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है तो वहाँ पर हेतु मद भूतकाल होता है। क्लियर है? कोई समस्या की बात है तो बता सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर बोला गया है हिंदी में कारक के भेद हैं। हिंदी में कुल कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में दोस्तों कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। हिंदी में कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन आप बताइए विभक्ति कितनी होती हैं? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए विभक्ति कितनी होती हैं। कारक की 8 भेद होते हैं, लेकिन विभक्तियां कितनी होती हैं यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और ये 37वां प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर और ये आज का लास्ट प्रश्न है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना गया है? जो बिहारी हिंदी का विकास हुआ है वह किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो बिहारी दोस्तों मागधी से माना गया है। मागधी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मागधी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 37 क्वेश्चन किए हैं। अब 37 में आपने कितने क्वेश्चन बना पाए हैं, आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर कल मिलते हैं हम लोग दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।